आज हम और क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा टॉपिक्स करेंगे. We will talk about some power prep PYQs. The brain activity does not significantly decrease due. ये जो chemical substances होते हैं ये information को carry करके लेकर जाते हैं. Hi everyone, welcome back to Power Within Psychology's YouTube channel. My name is Tanvi Bajpayee and today we will be doing Power Prep PYQs of Biopsychology. जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछली क्लास में हमने इसका पार्ट 1 करा था. आज हम और क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा टॉपिक्स करेंगे, of course with explanation, so that we have a better understanding of the topics. So without any further delay, let's get started. I hope you are doing well. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हैं, happy and healthy. And now we will talk about what we will talk about some power prep PYQs जो बहुत important है biopsychology के point of view से. So last क्लास में हमने देखा कि कौन से क्वेश्चन CUET में पूछे गए हैं. अलग अलग साल के क्वेश्चंस हमने देखे. CUET 22, 23, 24 सब. आज भी हम CUET के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे. साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अलग अलग एग्जाम्स के भी मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले कि कौन से टॉपिक्स हर एंगल से इम्पोर्टेंट है. ओके, so let's get started with our today's class. I hope you are well, happy and healthy and taking good care of yourself. Right? So before we begin, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, Power Within is a one-stop solution for all the psychology aspirants. ये सारी की सारी services हैं जो आपको मिलेंगी if you enroll to the classes, which includes live classes, curated book material, study material, of course mock test series, क्योंकि test series are very important especially in the context of revision. साथ ही साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया है हमारा लक्ष्य 2026 बैच जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है. तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यू कैन एनरोल. CUET UG 2026 का बैच भी स्टार्ट हो गया है. सो इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET UG 2026 आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं. ये हैं हमारे टॉपर्स. यू कैन हैव अ लुक एट इट. And like always, I say let's get started with our today's class. क्यों? क्योंकि जब हम ये questions अच्छे से बार बार करेंगे तभी हम इन toppers में से आएंगे, right? चलिए, तो start करते हैं हमारे आज के पहले question से, okay? तो पहला question क्या है? आइए देखते हैं. मैं आपको explanation provide करूंगी, question समझाऊंगी, कौन सी year में पूछा गया है ये भी बताऊंगी. So it will be a power packed revision. और अगर आपने पिछला जो इसका सीरीज का फर्स्ट पार्ट है वो नहीं देखा है तो प्लीज गो वॉच इट. दिस विल हेल्प यू गेट अ ग्रिप ऑफ बायोसाइकोलॉजी जो अक्सर काफी टफ लगता है स्टूडेंट्स को. ओके, तो वी विल गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. आइए, which of the following terms is used to explain the identification of behaviors to the specific brain areas in which they are carried out? Localization, hemispheric lateralization, brain plasticity और neural specification. बताइए कौन सा यहाँ पे सही है? Identification of behavior to specific brain areas. यहाँ हमको keywords identify करने हैं, है ना? keywords identify करने हैं. तो जब हम बात करते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक ब्रेन एरिया से रिलेट हो रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा? ब्रेन लोकलाइजेशन या फिर लोकलाइजेशन. दिस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर्स, स्पेसिफिक बिहेवियर्स जो स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज कैरी आउट करते हैं. यहाँ पे आइए देखते हैं बाकी ऑप्शंस का क्या कॉन्टेक्स्ट है. जैसे मैंने आपको बताया, लोकलाइजेशन इज बेसिकली लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शंस, सर्टेन फंक्शंस, लैंग्वेज, मेमोरी, अदर कॉग्निशंस के एस्पेक्ट में भी होता है कि ब्रेन के कौन से एरियाज वो कैरी आउट करते हैं. हेमिस्फेरिक लेटरलाइजेशन क्या है? ये कहता है कि जो ब्रेन के दो हेमिस्फीयर्स हैं, हमें मालूम है लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर होता है ना? तो वो कहते हैं कि ये जो दो ब्रेन के हेमिस्फीयर्स हैं ये सेपरेटली फंक्शन करते हैं. Okay, so this is with respect to what? This is with respect to hemispheric lateralization.
और इसमें ये भी कहा जाता है कि कुछ मेंटल प्रोसेसेस बिहेवियर्स जो है मेनली एक पर्टिकुलर हेमिस्फीयर ज्यादा कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है एज कंपेयर टू व्हाट द अदर हेमिस्फीयर। ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ये राइट हेमिस्फीयर है। ब्रेन प्लास्टिसिटी, जिसको हम न्यूरल प्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं, वो एक ब्रेन की कैपेसिटी होती है जिसमें ब्रेन अपने स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करता है। जब हमको नई इंफॉर्मेशन मिलती है या हम कुछ नई चीज सीखते हैं, किस तरीके से जो प्लास्टिसिटी है ब्रेन की वो बढ़ती है। दिस इज द फिजिकल कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन टू रीऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर। ओके, so this is with respect to what? This is with respect to our localization, hemispheric lateralization and neuroplasticity. Let's talk about our next question. ये देखिए, ये CUET PG 2023 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसकी, पहले स्टेटमेंट की, when people do not recall their dreams, it is probably because they are secretly trying to forget them. स्टेटमेंट दूसरा क्या है? स्टेटमेंट टू सेज sleep enables the brain to rest because little brain activity takes place during sleep. तो बताइए इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? क्या दोनों सही है या दोनों गलत है? टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट एंड देन प्रोसीड फर्दर। बताइए क्या होगा सही आंसर यहाँ पे? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स ये अगर आपने ऊपर से भी इन चीजों को समझा होगा तब भी आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट्स रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 1 में इट इज सेइंग व्हाट, कि पीपल डू नॉट रिकॉल देयर ड्रीम्स बिकॉज दे आर प्रोबेबली सीक्रेटली ट्राइंग टू फॉरगेट देम। कैसा होता है? आप अपने सपने को सीक्रेटली, है ना, भुलाना चाहते हो? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरीली कि हम कॉन्शियस या अनकॉन्शियस एफर्ट डालें अपने सपने को भूलने के लिए, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि किस स्लीप की स्टेज पे हम थे, ब्रेन में क्या केमिकल एक्टिविटी चल रही थी, क्या कोई मेमोरी कंसोलिडेशन का प्रोसेस हो रहा था ड्यूरिंग स्लीप, है ना, क्योंकि स्लीप इज अ रेस्टोरेशन एक्टिविटी। दूसरे स्टेटमेंट को हम फॉल्स क्यों कहेंगे? क्योंकि ब्रेन एक्टिविटी डज नॉट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज ड्यूरिंग स्लीप। आपने देखा है अगर स्लीप के टाइम पे ब्रेन का ग्राफ देखें, है ना, तो अलग अलग स्टेजेस ऑफ स्लीप से हम गो थ्रू करते हैं। जो रेम स्लीप होती है, रेम स्लीप कौन सी होती है? रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप। तो उस टाइम पे ब्रेन में बहुत इंटेंस एक्टिविटी होती है। ओके, एंड दैट इज वाई वहां पे मेमोरी कंसोलिडेशन, इनफैक्ट इमोशनल रेगुलेशन और भी चीजें होती हैं जो होती है जब हम सो रहे होते हैं। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? दिस इज विद रिस्पेक्ट टू स्लीप। यस, सो मेमोरी कंसोलिडेशन इज समथिंग दैट टेक्स प्लेस इन स्लीप। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको समझनी है और याद रखनी है। दस दिस मीन्स जो हमारा स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, दोनों ही गलत है। ओके, लेट्स गो। Question number 3 says, which of the following are structural elements of a typical neuron? अब आप देख सकते हैं इस स्लाइड पे ही आपको न्यूरॉन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल रही है। I have kept the template also. So tell me कि कौन सा टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में आता है? माइलिन शीथ, साइनैप्स, रीअपटेक, सोमा और एक्सिन। So you have to choose the correct answer from the options given below. बताइए क्या होगा? दिस इज अ वेरी इजी वन, आसान क्वेश्चन है ना। सो करेक्ट, माइलिन शीथ, ऑफ कोर्स माइलिन शीथ आता है। साइनैप्स एंड रीअपटेक ये तो प्रोसेसेस होते हैं, है ना। साइनैप्स इज अ जंक्शन और रीअपटेक इज अ प्रोसेस। सोमा इज सेल बॉडी, ऑफ कोर्स इट इज अ पार्ट ऑफ टिपिकल न्यूरॉन। एक्सिन तो हमको पता ही है, ये भी आता है। तो ये देखिए हमारा सही आंसर क्या है? ए, डी एंड ई। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की इमेज भी ऐड करी है, जहां पे डेंड्राइट, सेल बॉडी, श्वान सेल, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रैनवियर, एक्सिन टर्मिनल, डेंड्राइट्स, ये सब चीजें आती हैं। हमें पता है माइलिन शीथ जो है वो क्या होती है? इंसुलेटिंग लेयर होती है जो एक्सिन को कवर करती है। इससे तेज तेज स्पीड से एक्शन पोटेंशियल होता है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट यूट्यूब सेशन में भी बताया था।
सोमा जो है वो सेल बॉडी कहलाती है जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, राइट। ये देखिए, ये रही सेल बॉडी और ये रहा हमारा न्यूक्लियस। एक्सन इज अ स्लेंडर प्रोजेक्शन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है। ओके, तो ये क्या है, ये है हमारी एक्सन। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं, एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। यहाँ पे हमारा जो साइनैप्स है वो नहीं आएगा क्योंकि वो एक जंक्शन होता है, एंड रीअपटेक इज ऑल टुगेदर अनदर प्रोसेस, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ओके, let's go. Let's see what is our next question. Which of the following hormones is implicated in maternal behavior and attachment formation? बताइए क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, ACTH और एड्रेनालाइन, क्या होगा? What will be the correct answer? So this is a question that is important from all levels. ये हर लेवल पे आपसे पूछा जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड एट द सेम टाइम इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द कोर्स, आई वुड जस्ट से कि आप हमारी सपोर्ट टीम से रीच आउट करिए अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। ओके, लास्ट में मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूंगी, इनफैक्ट मैंने पहले भी शेयर करा है, तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू द टीम। लेट्स गो, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट, लेट्स टॉक अबाउट कि कौन सा हार्मोन है जो इम्प्लीकेट होता है मैटरनल बिहेवियर और अटैचमेंट फॉर्मेशन में। करेक्ट, ऑक्सीटोसिन। आपको पता है ऑक्सीटोसिन को अलग अलग नाम से बोला जाता है, इसको लव हार्मोन बोला जाता है, इसको हग हार्मोन बोला जाता है। ओके, तो ये फिजिकल इंटीमेट एक्टिविटीज के दौरान, मैटरनल बिहेवियर के दौरान, अटैचमेंट फॉर्मेशन के दौरान ये तब रिलीज किया जाता है। इनफैक्ट इट इज सेड दैट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ऑल्सो ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड। ओके, तो ये देखिए, ये हमारा सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑक्सीटोसिन। It is referred to as bonding hormone or love hormone because it plays a crucial role in social bonding, maternal behavior, and attachment formation between mothers and infants. It is also important from social behavior and relationships point of view as well. Okay, thus making oxytocin our correct answer. चलिए, let's see कि हमारा next question क्या है। अच्छा, next question is dash gland secretes the hormone melatonin that plays a role in biological rhythm. तो हमको पता है कि एक ग्लैंड होता है जो मेलेटोनिन रिलीज करता है, और जब ये मेलेटोनिन रिलीज होता है तो एक जो हमारी बायोलॉजिकल रिदम है जिसको हम सर्काडियन रिदम बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी, स्लीप वेक साइकिल, कि कब सोना है कब उठना है ना, तो ये कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है? ऑप्शंस में है पैनक्रियास, पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और अड्रीनल ग्लैंड। बताइए क्या सही आंसर होगा? तो यहाँ पे मेलेटोनिन की बात हो रही है, और मेलेटोनिन रिलीज करने के लिए करेक्ट हमारा जो पीनल, आई विल राइट अगेन, जो हमारा पीनल ग्लैंड है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, yes, so this is with respect to what? This is with respect to pineal gland, कि आप कब सोएंगे कब उठेंगे, है ना, कि कैसे स्लीप की क्वालिटी रहेगी, आपका क्या स्लीप पैटर्न होगा, राइट। So this is with respect to what? This is with respect to melatonin. Let's go, let's have a look at question number 6. Dash is also called as small brain. Small brain या फिर इसको हम little brain भी कहते हैं। बताइए क्या होगा सही आंसर? Cerebrum, hypothalamus, limbic system और none of the above? बताइए। तो स्मॉल ब्रेन या लिटिल ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे वो ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। यस, कभी कभी डी भी हमारा सही आंसर हो जाता है। ओके, तो ये क्या है? ये है हमारा सेरिबेलम। हियर सेरिबेलम इज ऑल्सो नोन एज द लिटिल ब्रेन। इसमें
जो मेजर रोल सेरेबेलम हमारा प्ले करता है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेटिंग आवर मूवमेंट्स। जो हमारा पोस्चर है, कैसे हम बैलेंस तरीके से रहेंगे, जो हम मोटर लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में चीजें सीखते हैं, तो उसमें सेरेबेलम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, दिस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लिटिल, लिटिल ब्रेन। ओके, तो सेरेबेलम, नॉट सेरेब्रम, सेरिबेलम। ये मैंने इतनी बारी रिपीट करा है, अब ये आपको नहीं भूलना। चलिए, let's have a look at our next question. The information is passed from one neuron to another neuron by chemical known as what? Cell membrane, neurotransmitters, nerve impulses or none of the above? बताइए क्या होगा सही आंसर? आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंफॉर्मेशन है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे ट्रैवल करती है, किस केमिकल से ट्रैवल करती है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, बताइए। चलिए, आई विल गिव यू अ हिंट, इट स्टार्ट्स विद एन। अब यहाँ पे आप एक ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं। नो नो, नॉट नन ऑफ द अबव। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज न्यूरोट्रांसमिटर्स। ओके, यस, तो बी हमारा सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये होते हैं केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, कहते हैं चलो सिग्नल लेकर चलो एक न्यूरॉन से अक्रॉस साइनैप्स टू अनदर सेल। और यहाँ पे ये जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ये इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेकर जाते हैं, आगे इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं। ओके, thus making neurotransmitters are correct answer। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं। इनका जो नेचर होता है वो केमिकल होता है। These are chemicals। Okay, I hope it is clear। Let's go, let's have a look at our next question। Next question है, which neurotransmitter is believed to play a significant role in both schizophrenia and Parkinson's disease? बताइए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो इन दोनों ही मेंटल हेल्थ कंडीशंस में रोल प्ले करता है, स्किज़ोफ्रेनिया और पार्किंसंस? डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसिटिकोलाइन और नॉरएपिनेफ्राइन? What will be the correct answer? So the correct answer over here will be dopamine। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको समझाऊंगी। आई हैव अटैच्ड द एक्सप्लेनेशन। तो जब हम बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की, स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जहां पे एक व्यक्ति को हैलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। बट फॉर नाउ लेट्स फोकस कि यहाँ पे इट इज लिंक्ड कि जो हमारा डोपामीन पाथवे होता है, स्पेशली इन द मीजोलिम्बिक सिस्टम, वहां पे बहुत ज्यादा ओवर एक्टिविटी हो जाती है। सो स्किज़ोफ्रेनिया इज लिंक्ड टू द ओवर एक्टिविटी ऑफ डोपामीन पाथवेज। पहली चीज, पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है, ये इसलिए होता है जब देयर इज डीजेनरेशन ऑफ डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स। कहाँ पे? सब्सटेंशिया नाइग्रा में। इससे क्या होता है, इट लीड्स टू रिड्यूस्ड डोपामीन इन बेसल गैंग्लिया, एंड दैट इज व्हाई इन दोनों ही कंडीशंस में जो कॉमनैलिटी है वो क्या है? डोपामीन। स्किज़ोफ्रेनिया में ओवर एक्टिविटी है, पार्किंसंस में जो डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स हैं उनका ही डीजेनरेशन हो रहा है। ओके, thus the correct answer over here will be what? Yes, dopamine, correct। Okay, awesome। Let's move on to our next question। Wernicke's aphasia leads to problem in dash of language: production, fluency, comprehension or none of the above? बताइए। वर्निकेज अफेजिया, उसके लिए पहले आपको वर्निकेज एरिया के बारे में पता होना चाहिए। ओके, इफ यू नो अबाउट वर्निकेज एरिया यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन कि वर्निकेज अफेजिया से किस कारण की प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। So because we are talking about what? We are talking about Wernicke's aphasia, so there will be a problem in comprehension of language। Okay? यहाँ पे एक व्यक्ति कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते लैंग्वेज को। किसको? लैंग्वेज को। तो individuals with Wernicke's aphasia typically have difficulty in understanding spoken and written language, but they
कैन प्रोड्यूस फ्लुएंट स्पीच। तो ये फ्लुएंटली बोल तो जरूर पाते हैं बट कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। ओके, सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू वर्निकेस अफेजिया। यहीं पे अगर आपको ब्रोकास अफेजिया के बारे में पूछा जाता तो सही आंसर क्या होता, प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। वहां पे लैंग्वेज प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है। ओके, सो वर्निकेस एंड ब्रोकास दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दैट वी कैन नॉट मिस। इसलिए पिछली क्लास में मैंने ब्रोकास एरिया से क्वेश्चन पूछा था, टुडे आई हैव इंक्लूडेड वर्निकेस एरिया। ओके, let's go. Let's have a look at our next question. Increased melatonin production by the pineal gland and a lack of sunshine can cause which of the following? Seasonal affective disorder, generalized anxiety disorder, bipolar disorder, or major depression. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में मेलेटोनिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, ऑफ कोर्स पीनल ग्लैंड के थ्रू, और सनशाइन भी नहीं मिल रही, विटामिन डी भी नहीं मिल रहा, तो क्या टेंडेंसी है, क्या हो सकता है कि वो एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करे। सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस द मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन एंड द करेक्ट वन इज सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। आपको पता है ऐसी कंट्रीज में जहां पे सन बहुत कम होता है वहां पे ये बहुत कॉमन होता है, वेयर द विंटर इज द वेदर इज वेरी ग्लूमी, वेरी वेरी हार्श, तो वहां लोग जो होते हैं वो इनफैक्ट दे पॉप विटामिन डी कैप्सूल्स, ओके, टैबलेट्स नॉट कैप्सूल्स। उससे क्या होता है कि वहां पे सनशाइन नहीं है तो उसके कॉम्पनसेशन के लिए, और वो जो मेलेटोनिन का इतना इंक्रीज प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी रेगुलेट करने के लिए। ओके, so ये seasonal affective disorder is experienced when there is a lack of sunshine and there is increased melatonin production. तो ये देखिए, it is a type of depression that occurs at certain times of the year commonly. अक्सर ये विंटर के टाइम पे होता है, जैसे मैंने आपको बताया जब सनशाइन जो है वो काफी कम होती है। इससे जो है मेलेटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है एंड इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, सर्काडियन रिदम, जो इम्पैक्ट हो जाती है। और यहाँ पे वहां जो हमारी सर्काडियन रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसमें डिस्ट्रप्शन हो जाता है एंड इट में लीड टू व्हाट, इट में लीड टू symptoms of seasonal affective disorder. Okay, so this is with respect to what, this is with respect to, yes, correct, SAD. Now with this we have come to the end of our today's lecture, but before we wrap up, ये देखिए ये क्या है, ये है WhatsApp channel और Telegram group का link that you can join to receive updates regarding everything, admission notifications, your daily MCQ practice, entrance exam key insights, and a lot more. Okay, so let's keep on learning new things. I will see you all in our next class. Till then, take good care of yourself. Like I always say, take good care of your physical health and mental health. और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, so I will take your leave. I hope you liked the lecture. I will see you very soon. Bye everyone. Take care.